Hello friends, today we are going to start a new chapter of 11th class after transport in plants. आज हम 11वीं कक्षा का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पादपों में संवहन के पश्चात। उस चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। The name of the chapter is Mineral Nutrition, यानी कि खनिज पोषण। पहली बात तो ये सीखिए कि मिनरल नाम कैसे पड़ा। मिनरल वर्ड माइन से बना है। माइन का मतलब होता है वैसे तो खान, या कह दीजिए चट्टानों से, या कह दीजिए सॉइल से। तो सॉइल से जो एलिमेंट अपन लोगों को पौधों को मिलते हैं उनको हम लोग मिनरल कहते हैं। अब दूसरी बात कि न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर एनर्जी एंड रॉ मटेरियल इज कॉल्ड योर न्यूट्रिशन। वह विधि जिससे कि जीव कच्ची सामग्री एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं। ये पोषण जो होता है, ये न्यूट्रिशन जो होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, यानी कि अकार्बनिक पोषण। अकार्बनिक पोषण की बात करेंगे तो यह पोषण कौन प्रदर्शित करता है? इट इज एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो होता है वह पौधे प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृदा से कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट तो लेते नहीं है। ये तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इनको लेते हैं। तो रॉ मटेरियल हो गया, उससे वो भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद में उसी भोजन से ये लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पोषण कहते हैं। और हम लोग क्या खाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हो गया कार्बनिक पोषण। कार्बनिक में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, हम लोग प्रोटीन को खाते हैं, हम लोग वसा को खाते हैं। तो ये तीन जो हुए ये कार्बनिक है, वही तो अपन खाते हैं। अपन कोई खनिज लवण तो खाते नहीं है भूमि से निकाल के। तो हम लोगों के अंदर जो पोषण या न्यूट्रिशन होता है वह ऑर्गेनिक होता है। हालांकि हमारा जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अलावा मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, वाटर भी तो मिनरल ही है। वाटर की बात चली तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा यौगिक पाया जाता है? विच कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी? तो आंसर इज वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो ये जो पोषण हुआ, ये पोषण जो है दो प्रकार का हुआ, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब ये जो मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स को हमें देखना है कि पौधों के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से आयन या कौन कौन से मेटेलिक या नॉन मेटेलिक आयन पाए जाते हैं या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट हैं, ये पोषक तत्व हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व प्लांट के अंदर
उपस्थित हैं। जस्ट टू डिटेक्ट दैट विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट, उसके लिए हमको ऐश एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐश एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐश का मतलब होता है राख। राख का विश्लेषण करना पड़ेगा। अब ये राख जो होती है, यह कैसे प्राप्त करते हैं? What we are going to do? ऐश एनालिसिस, यानी कि राख का विश्लेषण हम कर रहे हैं। ये राख जो है कैसे प्राप्त की जाएगी? प्लांट की, पौधे की राख अपन लोग ले रहे हैं। ये पत्तियां आ रही बेटा, और इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम एक क्रूसिबल में, पात्र होता है, छोटी सी कटोरी होती है, काट कर पत्तियों को रख दिया, और फिर इस क्रूसिबल को हमने 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, वो तो CO2 और H2O में रूपांतरित होकर चले जाएंगे। पीछे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बचेगा, वो हमें राख के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हमको क्या मिली? राख। ओके। अब इस राख के अंदर मैंने देखा कि मुझे 64 एलिमेंट्स, यानी कि 64 एलिमेंट्स पाए गए। अपनी किताब में 60 दे रखा है। ये 64 एलिमेंट जो होते हैं, उनमें से 34 एलिमेंट्स आर कॉमनली प्रेजेंट। 34 एलिमेंट तो मिलते ही हैं, और जो 30 एलिमेंट होते हैं, ये रे, ये मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। दे में बी प्लस और माइनस। अब ये 34 एलिमेंट्स को मैं यहां लेकर आ रहा हूं। 34 एलिमेंट्स, और ये 30 एलिमेंट जो कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके। इन 34 एलिमेंट्स में से हमको 20 एलिमेंट, क्या कह दीजिए, दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एसेंशियल एंड नंबर 2 नॉन एसेंशियल। आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक जो होते हैं वे आवश्यक ही होते हैं, दे आर वेरी एसेंशियल, क्योंकि इन एसेंशियल एलिमेंट्स के बिना द प्लांट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, कि पौधा जो होगा वह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी में कि 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। उनमें से भी 2 सेमी एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल का मतलब दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, हमारे शरीर के अंदर नहीं है, ऐसे ही पौधे के अंदर भी नहीं है, इसलिए उनको तो मृदा से लेना आवश्यक है।
तो एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20। तो 34 में से 20 गए तो बाकी कितने बचे? 14। 14 आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अब बात ये चलती है कि जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो इसका मैंने जो है एक कोड बना रखा है। वो कोड क्या है याद करने के लिए बच्चों का? कोड टू लर्न, याद करने के लिए कोड। ये है तुम्हारा किसका। किसका? मामा कौन? मामा कौन? बुमोकू, जिंक क्लोराइड पी, या यूं कर दीजिए, पूरा एक ले लेते हैं। किसका मामा कौन? बोमोकू जिंक क्लोराइड पी कौआ सीनी। ये अब आपको याद करने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ आप इतने प्रेशर में रहते हैं कि कई बार आती हुई चीज़ अपन लोग भूल जाते हैं। तो इसका जो कोड मैंने बनाया वो बनाया किसका मामा कौन, बोमोकू जिंक क्लोराइड पी। और ये अभी तक 60 ये थे हमारे पास में 16, और 4 एलिमेंट ये बाद में खोज हुए, कौआ सीनी। तो किसका मामा कौन, बोमोकू जिंक क्लोराइड पी कौआ सीनी। इसमें K फॉर पोटेशियम, I फॉर यहाँ पर आयोडीन नहीं है बल्कि आयरन है। ओके। फिर सल्फर कैल्शियम, ये मामा में एक मैंगनीज MAN, एक मैग्नीशियम MAG, बोरोन मोलिब्डेनम कॉपर जिंक क्लोराइड पी, फास्फोरस कोबाल्ट वेनेडियम सिलिकॉन और निकल। ये हमारे पास में एसेंशियल एलिमेंट हो गए, यानी कि आवश्यक तत्व। अब ये आवश्यक तत्व में से आपका एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या बनता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि आवश्यक तत्वों के क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण तो ये होता है कि दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि इसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल जो होगी वो पूरी नहीं कर पाएगा। तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। प्लांट जो होता है वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। ओके। दूसरी बात, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय में ये डायरेक्ट भाग लेते हैं। तीसरा, दे आर स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब ये हो गया
कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कोशिका भित्ति या सेल वॉल बनाती तो वही बना सकते हैं, और कोई नहीं बना पाएगा। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन रिस्पॉन्सिबल होगा, फंगस के अंदर काइटिन रिस्पॉन्सिबल होगा। चौथा पॉइंट, दे आर नॉन रिप्लेसेबल। इनको आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग का शरीर ले लो, हम लोगों के अंदर आयरन होता है, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, और सुना भी होगा कि आयरन की कमी हो गई है जिससे कि एनीमिया हो गया है। तो क्या डॉक्टर आयरन के स्थान पर आपको कैल्शियम दे सकता है? नहीं दे सकता। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, विशिष्ट हो गया। ओके, अब बात चलेगी कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के। एक कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। प्लांट के अंदर कोई एलिमेंट कितना उपस्थित है इसको भी ज्ञात किया जा सकता है, और 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर तक की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। एक लाइन दे रखी है उन्होंने एनसीईआरटी में। तो आवश्यक तत्वों को हमने दो में बांटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग गुरु, मात्रिक तत्व कहते हैं, ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होगी, और इसको बोलते हैं लघु मात्रिक तत्व। हो गया। अब इनमें से पहले तो ये सीखना चाहिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, गुरु मात्रिक तत्व कौन से होते हैं। दोज एलिमेंट्स which are required in larger quantity by the plant are called as macronutrient। वे तत्व जिनकी पादप को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है हम लोग गुरु मात्रिक तत्व कहते हैं। तो कितनी अमाउंट? तो आंसर होता है 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल। और ये इनकी मात्रा जो होती है वो लेस देन 10 मिलीमोल। ये हमारी एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है। पहले ये लोग माइक्रोग्राम के अंदर भी बताया करते थे, अब इन्होंने मिलीमोल के अंदर देना शुरू कर दिया है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हुए? जो अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसका भी कोड देखो, सी यानी कि देखो, सिलिकॉन है वैसे तो ये, सी कौन यानी कि कौन, एसपी के का मैनेजर है। ऐसे याद करो इसको। देखो कौन एसपी साहब का मैनेजर है। ये याद करने पर अपन वहां भूलते नहीं है। तो सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर योर 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 हो गए सारे। तो 10 तो क्या हो गए तुम्हारे पास में? मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। अब अपन आते हैं इधर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, बोरोन, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम और कॉपर। 9 ये हो गए। और एक अपन सोडियम ले सकते हैं उधर, लेकिन सोडियम नॉन एसेंशियल में जाता है बेटा। ओके, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम जो कि फर्न और लाइकोपोडियम के अंदर पाया जाता है, एल्यूमिनियम। तो इसको याद कर लो। तो बाकी बचे हुए आपके
लघु मात्रिक याद हो जाएंगे। अगर सारे एसेंशियल याद कर लिए तो नॉन एसेंशियल को फिर जरूरत नहीं है याद करने की, हमको उसी से काम चल जाएगा। ओके, अब बात चलती है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आई एम गोइंग टू टॉक, यानी कि तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट जो है कितनी प्रकार के होते हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक कहलाते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट, फ्रेम वर्क एलिमेंट्स। फ्रेमवर्क एलिमेंट्स का मतलब होता है फ्रेम बनाने वाले, और फ्रेम किसका होता है? सेल वॉल का। और सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ओके, नंबर 2 प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्म बनाने वाले तत्व तो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। अब एक चीज़ सीखो कि पौधे जो होते हैं वह कार्बन किससे प्राप्त करते हैं? CO2 से। और वाटर से क्या प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन। ओके, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो लोग सॉइल से लेते हैं। केवल एक ही ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से लेता है, और वो कौन है? प्रोकैरियोट्स। ओनली प्रोकैरियोट्स कैन यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो मैंने कार्बन से बोला, मैंने कि तू तो जमीन में से आई नहीं, इस खान में से थोड़ी आई है, तू तो वायुमंडल में से आई है। हाइड्रोजन को भी बोला मैंने कि तू भी पानी में से आया है। तो कार्बन, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन भी ले लीजिए, ये आपके नॉन मिनरल हैं, यानी कि जमीन से नहीं मिले इनको, ध्यान रखना। नाइट्रोजन मिल जाती है बड़े पौधों को, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ओनली प्रोकैरियोट्स कैन यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बाकी जो बड़े बड़े पौधे होते हैं वो तो नाइट्रोजन को मृदा में से ग्रहण करते हैं। ओके, तो ओनली प्रोकैरियोट्स कैन यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हम चलते हैं बफर सब्सटेंस के ऊपर। बफर सब्सटेंस या एलिमेंट कौन से होते हैं? जो विच मेंटेन्स pH, जैसे कि पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो होता है वह pH स्थिर बनाए रखने के लिए होता है। प्लांट तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और हमें यह भी मालूम है कि स्टमक से लेकर ऊपर तक जितना भी डाइजेशन होता है वह एसिडिक मीडियम में, और स्टमक के नीचे जितना भी डाइजेशन होता है वह बेसिक मीडियम में होता है। मीडियम चेंज करने पर या होने पर एंजाइम की गतिविधि जो होती है वह प्रभावित होती है। इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन अ कांस्टेंट pH इनसाइड द बॉडी। अब बात चलेगी एनर्जी प्रोड्यूसिंग
एनर्जी प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, एनर्जी पैदा करने वाले तत्व बहुत सारे होते हैं, जिनमें से एक प्रोमिनेंट मैग्नीशियम ले लो। याद करो, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है तो हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी पैदा होती है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द एलिमेंट दे आर इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ओके, अब ये तो रहे हमारे पास में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम। एक और पॉइंट ले लेते हैं अपन लोग कि जो मिनरल्स होते हैं ये को फैक्टर ऑफ एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं। को फैक्टर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के को फैक्टर के रूप में ये लोग काम करते हैं। ओके, अब आप देखो कि हमारी ये जो एलिमेंट हैं ये सॉइल में से लिए जाते हैं बेटा, इसीलिए हम इनको मिनरल कहते हैं। बात चलेगी अब एक विशेष प्रकार के खेती की, जिसमें सॉइल को नहीं यूज करेंगे। 1860 में सैक नाम की व्यक्ति ने सॉइललेस कल्चर किया। बिना सॉइल के पानी में उसने पौधे उगाकर दे दिए। इसी सॉइललेस कल्चर को हम लोग हाइड्रोपोनिक कल्चर कहते हैं, यानी कि मृदाहीन संवर्धन। दूसरा नाम क्या है? सॉइललेस कल्चर। और तीसरा नाम इसका है बंगाल कल्चर, क्योंकि बंगाल में चावल की खेती पानी में की जाती है। हालांकि वो तो प्लांटलेट प्राप्त करते हैं, बाद में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं वो लोग दूसरे एरिया में, तब जाके फसल पैदा होती है। परंतु आरंभिक अवस्था में तो चावल को पानी के अंदर ही उगाया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक मीन्स जल संवर्धन भी कह सकते हो आप इसको, जल संवर्धन। सॉइल नहीं है तो सॉइललेस कल्चर, जिसको हम बोलते हैं मृदाहीन संवर्धन। क्या बोलेंगे उसको अपन लोग? मृदाहीन संवर्धन। और इसी का दूसरा नाम है बंगाल कल्चर। ओके, अब जापान में जमीन नहीं है, लेकिन लोग फिर भी गार्डन्स वगैरह का आनंद लेते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने छत पर हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। मृदाहीन संवर्धन करने के लिए जो जो तत्व चाहिए वो डाल देते हैं, और उसके ऊपर जैसे ये जाली है, और जाली के अंदर ये बीजों को ऐसे टांग देते हैं, और फिर उस जाली को इसके ऊपर लगा देते हैं, और नीचे सॉल्यूशन है तो बीज वगैरह नीचे लटके रहते हैं थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर। फिर उनमें से पौधे निकल आते हैं, और एक अच्छा खासा लॉन वो लोग छत पर विकसित कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो योर हाइड्रोपोनिक कल्चर। ओके, इस कल्चर के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन
was prepared by सैक। सबसे पहले जो घोल था वो सैक नाम के व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन कुछ कमी रह गई उसमें। तो नॉप साहब ने आफ्टर दिस नॉप कंट्रीब्यूटेड, इसके बाद में नॉप ने अपना योगदान दिया। तो अब उसका नाम क्या हो गया? उस सॉल्यूशन का नाम आजकल नॉप एंड सैक सॉल्यूशन रख दिया गया है। क्वेश्चन यहां से बना दिया था नीट वालों ने। क्या बनाया कि भाई मृदाहीन संवर्धन के लिए जो सॉल्यूशन बनाया गया था वो सबसे पहले किसने बनाया था? अब बच्चों के जबान पे तो ये चढ़ जाता है नॉप एंड सैक, तो नॉप लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में पहले किसने बनाया था? सैक ने सॉल्यूशन बनाया था। ओके, अब ये सॉल्यूशन जो है हमने अलग अलग जार में ले लिया। ये रहा एक जार, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। एक जार में तो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन डाला और उसमें पौधे को उगाया। तो पौधा जो है मुस्कुरा रहा था। मैंने बोला भाई बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या चक्कर है? तो सर आपने जो सॉल्यूशन डाला है ना उसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कमी हो जाती तो उस कमी के कारण जो लक्षण प्रकट होते उसको हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोल लो, डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। बात समझ आ गई? अब जो है ये ए नंबर का जार, ये बी का, ये सी का, इसमें मैंने सॉल्यूशन डाला, लेकिन इसमें मैंने पोटेशियम नहीं डाला, इसमें मैंने मैग्नीशियम नहीं डाला, इसमें मैंने सपोज करो आयरन नहीं डाला। तो ये जो पौधे होंगे इनकी पत्तियों को यदि आप देखोगे सबकी, तो वह इतनी खुश नहीं होंगी जितनी ये होंगी। ये जो है रो रहे होंगे। मैंने कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम लोग? कि सर मेरे अंदर पोटेशियम कमी हो गई है, ये बोला मेरे अंदर मैग्नीशियम की कमी हो गई है, ये बोला मेरे अंदर आयरन की कमी हो गई है, उससे हमारे अंदर कुछ लक्षण प्रकट हो गए हैं। उन लक्षणों को जो किसी तत्व की कमी के कारण प्रकट होते हैं उनको हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन का होना आवश्यक होता है। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं और टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देन विल टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ elements due to different types of element. Okay.